चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम ह्यूमंस के बारे में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर हमने प्लांट्स के बारे में रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्पीसीज या जिस प्रोसेस से स्पीसीज कंटिन्यू करती है अपनी रेस को। स्पीसीज कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? दो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, जो दो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहा जाता है। सिमिलर मतलब एक ह्यूमन और दूसरा ह्यूमन, मेल एंड फीमेल। दोनों क्या करेंगे? दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे। तो दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, एंड प्रोड्यूस करेंगे एक प्रोजेनी, ठीक है। और प्रोड्यूस करेंगे क्या? एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे। प्रोजेनी मतलब एक बेबी प्रोड्यूस करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी कैसी होनी चाहिए? इनकी फर्टाइल होनी चाहिए। ये भी आगे चल के रिप्रोडक्शन करने वाली होनी चाहिए। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्पीसीज। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं पर अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन एक स्पीसीज है, डॉग एक स्पीसीज है। तो आपस में सेम स्पीसीज क्या कर सकती है? रिप्रोड्यूस कर सकती है। रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है वंश को आगे बढ़ाना। तो जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म है, इसने रिप्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, तो ये नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके फिर दोबारा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, फिर ये रिप्रोड्यूस करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। मींस जो कैरेक्टर्स थे यहाँ पेरेंट्स के, वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं नई जनरेशन टू द न्यू जनरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस, ठीक है। तो अपने कैरेक्टर्स को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक भेजना ये क्या कहलाता है? कंटिन्यू इट्स रेस। अपनी रेस को या अपने वंश को आगे बढ़ाना कहलाता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, इसके अंदर वेरियस इवेंट होते हैं। जैसे ये इवेंट कंप्लीट होंगे, हमारे इस चैप्टर का हो जाएगा समाप्ति। तो ये इवेंट्स क्या देखने में छोटे लगेंगे अभी, पर जब जैसे जैसे इन्हें एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर? व्हाट आर द इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं चैप्टर 1 के अंदर। तो एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो होगा रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब गैमेट फॉर्मेशन वाला फेज, तो जिसे कहा जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इस इवेंट के अंदर क्या होगा? इस इवेंट के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, मेल गैमेट की एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और उसका क्या होगा? ट्रांसफर होगा। मतलब दोनों क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, ताकि आगे चल के क्या कर सकें? फर्टिलाइज कर सकें। जब ये दोनों गैमेट फर्टिलाइज कर रहे होंगे तो उस फेज को कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन फेज। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट वाला जो फेज होता है उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन फेज या फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सेकंड जो इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। थर्ड इवेंट क्या होगा? जब दो गैमेट फ्यूज कर जाएंगे तो वो बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट जो होगा वो डेवलप करेगा, ठीक है। तो जाइगोट की डेवलपमेंट किसके अंदर होती है? एम्ब्रियो के अंदर। फिर वो एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा किसके अंदर? एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये जो प्रोसेस पढ़नी होगी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो की, वो कहलाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 इवेंट होंगे फर्टिलाइजेशन के: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 इवेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के, जिसको हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो अभी मैं सिर्फ ब्रीफ ब्रीफ चीजें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें माइंड में इमेज बन जाए इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो ये जो इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, इसके अंदर जो सबसे पहला इवेंट होगा, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, इसके अंदर अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या देखने को मिलता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर? प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट के अंदर हमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट देखने को मिलेगी। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट देखने को मिलेगी। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर देखने को मिलेगा इन गैमेट्स का। तो जो मेल होगा वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा अपने गैमेट्स को इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और वो भी क्या कराएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएगा।
तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स क्या कहलाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक पार्ट कहलाएगा। तो ये हो गए प्री फर्टिलाइजेशन फेज। तो ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो कैसे बनते हैं, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर जो ओवा होता है वो कैसे बनता है। इन दोनों को ही खत्म करते करते हमारी कई क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े हैं और इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, फ्यूजन होगी इन दोनों गैमेट्स की, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं इनकी क्या होगी, फ्यूजन होगी। तो उस इवेंट को कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा इवेंट होगा, जब दोनों के दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, वो इवेंट कहलाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट का दूसरा नाम क्या था, किसी को याद है फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बताओ भाई, याद है किसी को, फर्टिलाइजेशन को दूसरे तरीके से क्या कहते थे, या दूसरा नाम क्या था इसका, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फ्यूजन, फ्यूजन नहीं, सिनगैमी कहते थे, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या सिनगैमी। तो सिनगैमी वर्ड कहते थे हम फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी नाम से बुलाते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है थर्ड इवेंट फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन का जो थर्ड इवेंट होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी फर्टिलाइजेशन इवेंट में फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोट की। जाइगोट फॉर्म जो हो जाएगा, ये जाइगोट जाके करेगा इम्प्लांट। इम्प्लांट कैसे करेगा अभी समझाता हूँ डायग्राम से। तो ये जाइगोट जाके क्या करेगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो जाइगोट करेगा इम्प्लांटेशन। जब जाइगोट इम्प्लांट कर जाएगा तो बनेगा एम्ब्रियो। खैर ये उल्टा लिखा हुआ है, पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है फिर इम्प्लांटेशन होती है। तो जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, देन होगी इम्प्लांटेशन। और जब एक एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप कर जाएगा तो फिर होगी डिलीवरी, जिसे कहा जाता है पार्चुरेशन, ठीक है। तो डिलीवरी के एक्ट को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी में पार्चुरेशन कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है, और डिलीवरी, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है। बर्थ देने के एक्ट को पार्चुरेशन हम कहते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो डेवलप होगा जाइगोट से, इम्प्लांट होगा और देन डिलीवरी होगी। अभी किस तरीके से प्रोसेस चलती है, जैसे कि एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, दोनों के दोनों गैमेट फ्यूज करके क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये हैगा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमें देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले यूटरस, देन हमें देखने को मिलेगी फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है भाई। तो ये हो गया फीमेल की फैलोपियन ट्यूब, इसे क्या कहा जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। देन ये जो पार्ट होगा अपर लोअर एंड साइड्स का, ये क्या कहलाएगा, यूटरस। तो ये वाला जो एरिया होता है जहां पर दोनों फैलोपियन ट्यूब आके मीट कर रही होती है, ये एरिया क्या कहलाता है, यूटरस या गर्भ, गर्भ कहलाता है, ठीक है, हिंदी में कहेंगे गर्भ। इसका जो लोअर पार्ट होता है वो कहलाता है सर्वक्स, एंड जो इसका आउटर पार्ट होता है वो कहलाता है वजाइना, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमें पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अब होगा क्या, मान लो स्पर्म जो है वो मूव करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा एक हिस्से के पास, जिस हिस्से का नाम अभी नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, वैसे उसे एम्प्यूला कहते हैं। तो स्पर्म जो होगा वो मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में एक हिस्से के पास पहुंचेगा और यहाँ से ओवा जो होगा वो मूव करके उस पार्ट के पास पहुंचेगा। मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं, मीट करते हैं। और दोनों गैमेट जब मीट करते हैं तो क्या बनता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट बन जाता है। जैसी जाइगोट बनता है ये जाइगोट डिवाइड करता है और एक सेल से बनाता है टू सेल स्टेज।
2 सेल से बनाता है 4 सेल स्टेज, ठीक है, ये स्टेजेस अभी तुम इग्नोर करो, ठीक है। देन ये जाइगोट जो होता है ये मूव करके आ जाता है कहाँ की तरफ, यूट्रस की तरफ। तो इसको यूट्रस तक मूव करने में, मतलब यहाँ से लेकर फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक मूव करने में कितने दिन लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 डेज लग जाते हैं किसको, इस जाइगोट को कहाँ तक आने में, यूट्रस तक आने में। यूट्रस तक आते आते इसके अंदर बहुत सारी सेल्स डेवलप कर जाती हैं, और ये जो जाइगोट होता है, मतलब जो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ये जाके इस लेयर में, ठीक है, ये कौन सी लेयर होती है, यूट्रस की लेयर होती है सबसे इनर, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। उसके ऊपर जाके क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा या इम्प्लांट कर जाएगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो मैंने क्या क्या बताया कि जाइगोट फॉर्मेशन होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करके बना रहा होता है एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और ज्यादा होती है, उससे पहले एम्ब्रियो क्या कर जाता है, इम्प्लांट कर जाता है फीमेल के यूट्रस के अंदर। इम्प्लांट कर गया अगर ये, तो उसके बाद इसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये 9 मंथ तक डेवलप कर जाता है, तो 9 मंथ के बाद ये यहाँ से अलग होके आना स्टार्ट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन और डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म्स तुम्हें पता होने चाहिए। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब जो एम्ब्रियो होता है वो जाके फिट हो जाता है इनटू द यूट्रस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, एक एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ या डिलीवरी, उसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो यहाँ तक की कोई टर्म जो ना समझ में आई हो पूछो। बताओ भाई, कोई डाउट है अभी तक की कोई किसी टर्म में? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे वेरियस इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें कौन कौन से इवेंट देखने हैं। जैसे ही हम डिलीवरी पढ़ लेंगे, मतलब लास्ट टॉपिक जो होगा, वैसे ही चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इन टर्म्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। देखने में छोटी छोटी टर्म्स हैं, पर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें काफी कुछ हमें पढ़ना है। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, उसको चलाने वाले ऑर्गन का नाम क्या होता है, उसको चलाने वाले ऑर्गन का नाम होता है गोनाड्स। तो रिप्रोडक्शन 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 इन इज रिप्रोडक्शन इज मेडिएटेड बाय, मेडिएटेड का मतलब होता है चलाना। रिप्रोडक्शन इज मेडिएटेड बाय a structure which is known as gonads, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ऑर्गन चलाता है, जिस ऑर्गन का नाम होता है गोनाड। तो गोनाड कौन से स्ट्रक्चर को कहा जाता है, किसी को पता है? इस स्ट्रक्चर को गोनाड कहा जाता है। गोनाड के लिए एक स्टेटमेंट और याद रखनी है, गोनाड्स को हम कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हम कहते हैं किसको, गोनाड्स को, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम गोनाड्स को कहते हैं। गोनाड्स जो होते हैं ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अब हेट्रोक्राइन कौन सी ग्लैंड होती है, तुमने 2 तरह की ग्लैंड सुनी होगी, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। 2 तरीके की ग्लैंड सुनी होगी, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड सुनी होगी और एक एंडोक्राइन ग्लैंड सुनी होगी। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होती है जिसके पास क्या होती है, डक्ट्स होती हैं, मतलब पाइप्स होती हैं अपने सिक्रीशन को सिक्रेट करने के लिए। जैसे कि लीवर जो है, उस लीवर से हिपैटिक डक्ट्स जो होती हैं वो क्या लेके आती हैं, बाइल जूस लेके आती हैं। देन कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं, ठीक है। देन कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं और आगे जाके इस सिक्रीशन को, इस बाइल जूस को सिक्रेट कर देती हैं इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो तो लीवर के जो जूस था, बाइल जूस था, वो किसकी हेल्प से जा रहा था, पाइप्स की हेल्प से जा रहा था। तो उन पाइप्स को हम क्या कहते हैं, डक्ट। तो जिस ग्लैंड्स के पास पाइप्स होंगे अपने सिक्रीशन को रिलीज करवाने के लिए, उस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और जिस जिस ग्लैंड के पास अपनी सिक्रीशन को रिलीज करवाने के लिए कोई पाइप्स नहीं होती या डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्लियर है? तो भाई एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर है? व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? सर एंडोक्राइन फिर से बता दो। देखो, तुमने जितनी भी ग्लैंड्स पढ़ी हैं
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सब की सब ग्लैंड कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं, सबके पास डक्ट होती हैं। जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड, इसके पास भी डक्ट्स होती हैं हमारे माउथ में सलाइवा लाने के लिए। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके पास भी डक्ट्स होती हैं। लीवर, लीवर के पास भी डक्ट्स होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया। पैंक्रियास के पास भी डक्ट होती है। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हमने देखी सबके पास डक्ट्स थी अपनी सिक्रेशन को रिलीज करवाने के लिए। तो जिन ग्लैंड्स के पास पाइप्स होंगी अपनी सिक्रेशन को रिलीज करवाने के लिए, उन्हें क्या कहा जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा। और जिन ग्लैंड्स के पास कोई पाइप्स नहीं होंगी अपनी सिक्रेशन को रिलीज करवाने के लिए, कोई भी डक्ट नहीं होगी अपनी सिक्रेशन को रिलीज करवाने के लिए, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये जो तुमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी थी 11th क्लास के, ठीक है, थायराइड, ये सब कौन सी ग्लैंड्स होती है, जिनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती। इनकी जो सिक्रीशन होती है वो बिना किसी पाइप के रिलीज होती है या बिना किसी स्ट्रक्चर के रिलीज होती है। ऐसी ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर किसी ग्लैंड्स के पास दोनों के दोनों पार्ट हो, मतलब कोई ग्लैंड ऐसी हो जिसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी हो और एंडोक्राइन पार्ट भी हो, ऐसी ग्लैंड को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जिनके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन मेडिएट करता है या कौन चलाता है, वो चलाते हैं गोनाड्स। ठीक है। अब ये जो गोनाड्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जरा इनके बारे में लिखते हैं। तो ये गोनाड्स कौन कौन से होते हैं, इन्हें कहा जाता है गोनाड्स। तो गोनाड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर। तो किसे किसे कहा जाएगा गोनाड्स, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर। मेल गोनाड्स जो होगा उसका नाम होगा टेस्टिस। ठीक है। तो मेल गोनाड्स जो होगा उसका नाम होगा टेस्टिस, एंड फीमेल गोनाड जो होगा उसका नाम होगा ओवरी। ठीक है। दीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इन्हें तुम प्राइमरी क्यों कहते हो, पेनिस को या वजाइना को प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्योंकि भाई अगर ये टेस्टिस और ओवरी अगर ओवा और स्पर्म नहीं बनाएंगे तो जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिनका नाम पीनिस और वजाइना, इनका क्या काम? ठीक है। जब तक उसके अंदर गैमेट्स ही नहीं होंगे तो उनका क्या काम, वो रिप्रोडक्शन क्या आगे फर्टिलाइजेशन हो पाएगी? आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किन्हें कहा जाता है, टेस्टिस एंड ओवरी को कहा जाता है। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम होता है टेस्टिस, एंड फीमेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम होता है ओवरी। तो द मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन is known as testis and the female primary reproductive organ is known as ovary। ठीक है। तो ये है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब इन्हें एक्सोक्राइन किस वजह से कहा जाता है, इस चीज के बारे में समझते हैं कि इन्हें एक्सोक्राइन किस वजह से कहा जाता है। तो एक्सोक्राइन किन ग्लैंड्स को कहेंगे, जिनके अंदर एक इनको हेटेरोक्राइन क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक एक्सो पार्ट होता है और एक एंडो पार्ट होता है। तो देखते हैं इसके अंदर एक्सो पार्ट क्या करता है और इसके अंदर एंडो पार्ट क्या करता है। ठीक है। तो इन ग्लैंड्स के अंदर एक्सो पार्ट क्या करता है, एंडो पार्ट क्या करता है। एक्सो पार्ट क्या करता है और एंडो पार्ट क्या करता है, बिकॉज ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो इसके अंदर दोनों पार्ट्स होंगे। तो जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है इस ग्लैंड का, टेस्टिस का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो सिक्रेट करवाता है स्पर्म। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करवाता है स्पर्म। ठीक है। तो इसने क्या प्रोड्यूस करवाया, स्पर्म प्रोड्यूस करवाया। तो स्पर्म को आगे ले जाने के लिए जब हम टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो तुम्हें दिखेगा उसको ले जाने वाले बहुत सारी पाइप्स हैं। ठीक है। आउटसाइड द बॉडी, और उन पाइप्स को हम क्या कहते हैं, डक्ट्स कहते हैं। ठीक है। एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। तो स्पर्म को आगे ले जाने के लिए क्या होती है, बहुत सारी पाइप्स होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, डक्ट्स कहा जाता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म। और एंडोक्राइन पार्ट के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है हमारे टेस्टिस के अंदर। अब आता है फीमेल ओवरीज के अंदर। फीमेल ओवरीज जो होती हैं इसके अंदर भी एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और इसके अंदर भी एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, मतलब ये भी एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। अब आता है एक्सोक्राइन पार्ट ओवरीज का क्या प्रोड्यूस करता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ओवरीज का वो प्रोड्यूस करता है ओवा। ठीक है। एंड एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है।
अब तुमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो था, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्वेक्स, वजाइना, यहाँ पर जो ओवा था वो एक डक्ट के अंदर फ्लो कर रहा था और इस डक्ट का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। इस डक्ट का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर जो ओवा होता है वो किसके अंदर ट्रेवल करता है? डक्ट्स के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ ओवरी कहा जाता है, ठीक है। तो जो डक्ट से ट्रेवल होगा वो एक्सोक्राइन पार्ट में आएगा और जो बिना डक्ट के ट्रेवल होगा वो एंडोक्राइन पार्ट में आएगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के पास भी कोई डक्ट नहीं होती। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। प्राइमरी कहने का क्या लॉजिक होता है? प्राइमरी कहने का लॉजिक होता है कि इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का। अगर ये गैमेट्स को फॉर्म नहीं करेंगे तो जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड समझ में आया, व्हाई गोनाड्स आर कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंट्रेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहा जाता है और हेट्रोक्राइन ग्लैंड इन्हें क्यों कहते हैं। इसके अलावा एक ग्लैंड और होती है हेट्रोक्राइन, बता सकते हो कौन सी होती है? टेस्टिस, ओवरीज के अलावा एक ग्लैंड और होती है, गोनाड्स के अलावा एक ग्लैंड और होती है जिसे जिसे हम हेट्रोक्राइन कहते हैं। किसी को पता है क्या क्या नाम है उस ग्लैंड का? नहीं सुना? चलो मैं बता देता हूँ। लिवर। नहीं नहीं, लीवर नहीं, पैंक्रियाज। लीवर नहीं है, पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज जो होती है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैंक्रियाज का, ये क्या रिलीज करवाता है? ये रिलीज करवाता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है भाई, ये सुना होगा। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या रिलीज करवाता है? वो रिलीज करवाता है इंसुलिन, ग्लूकाजन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इसके अंदर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जिस भी ग्लैंड के अंदर एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन पार्ट होगा, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा। इसमें खैर एक्सोक्राइन का अलग नाम होता है पैंक्रियाज में और एंडोक्राइन का अलग नाम होता है। एक्सोक्राइन का नाम होता है एक्टिनर सेल्स और आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रियन नाम होता है एंडोक्राइन का, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता है इन क्लास 11th। फिलहाल हमें इस पे ध्यान देना है क्लास 12th के सेकंड और थर्ड चैप्टर पे। तो क्या देखा हमने? जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसको चलाने वाले जो ऑर्गन होते हैं उन्हें गोनाड्स कहा जाता है और ये होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल के अंदर जो गोनाड होता है उसे टेस्टिस कहते हैं और फीमेल के अंदर जो गोनाड होता है उसे ओवरी कहते हैं। दोनों के दोनों हेट्रोक्राइन होते हैं, इसका कारण मैंने बता दिया। अब जिस एज के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज मत होना, और ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिस एज के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं उस एज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। तो यहीं से एक डेफिनेशन और आती है, व्हेन when when secretion of these hormones start in our body then this stage or age is called, उस स्टेज या एज को क्या कहते हैं हम? प्यूबर्टी या टीनेज कहते हैं, कॉल्ड प्यूबर्टी और टीन एज। ठीक है, दो टर्म्स क्या समझ में आए? जब ये टेस्टिस और ओवरीज से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो एज होती है उस एज को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। तो व्हेन सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन स्टार्ट इन आवर बॉडी देन दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी और टीनेज। अब आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी, नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे नहीं शायद सारे नाम। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका काम गैमेट फॉर्मेशन का नहीं होता, स्पर्म बनाने का काम, हार्मोन बनवाने का काम गोनाड्स कर चुके। इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये गैमेट्स जो होंगे स्पर्म एंड ओवा, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे मेल के अंदर जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा, पीनिस है, और वो क्या करेगा, स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसका नाम क्या होगा, मेल के अंदर जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसका नाम होगा पीनिस। सेकंड वास डेफरेंस, वास डेफरेंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो स्पर्म को लेके जाती हैं टेस्टिस से पेनिस तक। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, वास डेफरेंस। तो डायग्राम जब देखोगे इसका तब ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वास डेफरेंस क्या होता है। सेकंड, फीमेल के अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो इन फीमेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब तो किन्हें कहा गया था, ये जो दो पाइप्स थी, एक इधर से आ रही थी एक इधर से आ रही थी, फिर ये आके मीट कर रही थी और यूट्रस में मीट कर रही थी, तो इन दोनों पाइप्स को क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसके अंदर कौन ट्रेवल कर रहा था, ओवा ट्रेवल कर रहा था इसके अंदर। ठीक है, ओवा यहाँ तक आया था मूव करके और स्पर्म यहाँ तक आया था मूव करके, दोनों ने फर्टिलाइजेशन करी थी। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब क्या होगा, स्ट्रक्चर जहां पे ओवा की मूवमेंट होगी, तो इसे क्या कहेंगे हम, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसका दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम होता है वजाइना, एंड थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम होता है यूट्रस। तो यूट्रस किसे कहा जाता है, जहां पर ये दोनों की दोनों फेलोपियन ट्यूब मीट कर रही होती हैं, इस एरिया को क्या कहा जाए, यूट्रस कहा जाता है या गर्भ कहा जाता है। तो ये सब स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। तो मेल के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, पीनिस एंड वास डेफरेंस। फीमेल के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फेलोपियन ट्यूब, वजाइना एंड यूट्रस। ठीक है, तो ये थे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ह्यूमंस में, कि जो प्रोसेस होती है जिससे एक स्पीसीज कंटिन्यू करती है अपने वंश को या रेस को, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होती है इसके अंदर वेरियस इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, चाहे वो मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट, और उनका ट्रांसफर होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी, देन जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और वो इम्प्लांट करेगा, देन डिलीवरी हो जाएगी। रिप्रोडक्शन जो होगा उसको चलाने वाला जो ऑर्गन होता है उसे गोनाड कहा जाता है। गोनाड जो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिसके अंदर एक एक्सोपार्ट और एक एंडोपार्ट हो। तो गोनाड्स जो होते हैं वो मेल के अंदर होता है टेस्टिस, फीमेल के अंदर होता है ओवरी। मेल का जो गोनाड होता है उसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट प्रोड्यूस करता है स्पर्म और एंडोक्राइन पार्ट प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर एक्सोक्राइन प्रोड्यूस करता है ओवा और एंडोक्राइन प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब इन हार्मोन्स की सिक्रेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाती है तो उस एज को हम टीनेज कहने लग जाते हैं या प्यूबर्टी कहने लग जाते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जो इन गैमेट्स को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करते हैं, स्पर्म और ओवा को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करते हैं। तो मेल के अंदर पीनिस, वास डेफरेंस, और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, वजाइना एंड यूट्रस। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बताओ भाई, हाँ ना में तो बता दिया करो, क्लास चल रही है ना, मुझे डाउट हो जाता है, क्लास चल रही है, हाँ चल रही है। रिदम, विशिता, अथर्व, आदित्य भाई बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ भी हाँ समझ? सर। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। एक ट्रम के ऊपर हमें कुछ ट्रम समझनी है, जैसे कि प्यूबर्टी मेल के अंदर कब आती है, फीमेल के अंदर कब आती है। तो प्यूबर्टी जो होती है ये आती है इन केस ऑफ मेल at age of 13 to 14 year, at age of 13 to 14 years, and in case of female puberty, in case of female जो आती है वो आती है at age of 12 to 13। तो मीन्स फीमेल में प्यूबर्टी पहले आ जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल। एक टर्म और सुनने को मिलता है, ठीक है, जिसको मैं नोट करवा के लिख देता हूँ, और उस टर्म का नाम होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, उस वर्ड को कहते हैं हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म।
डाइमॉर्फिज्म। तो क्या होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, अगर तुम बाहर से देख के बता पा रहे हो कि ये फीमेल है या मेल है, तो तुम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखोगे? ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है, लॉन्ग हेयर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको देख के, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। इन सब स्ट्रक्चर्स को देख के अगर तुम बता रहे हो कि अगला जो सामने वाला वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना मेल एंड फीमेल में बाय 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 डिफरिंग आउटर कैरेक्टर्स, मतलब बाहर के कैरेक्टर्स को देख के, बाहर की बॉडी को देख के डिफरेंशिएट करना ये जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है। तो मेल एंड फीमेल में क्या करना, डिफरेंशिएट करना, डिफर करना, डिफरेंशिएटिंग मेल एंड फीमेल बाय एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो बाहरी कैरेक्टर को देख के मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करना, दिस इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करना बाय सीइंग आउटर कैरेक्टर्स, दिस इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, अब जो प्यूबर्टी आती है, इसके अंदर बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस आते हैं, और ये जो वेरियस चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, इन वेरियस चेंजेस को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी there are various changes occur in body, this various changes occur in body are called secondary sexual characters। तो इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो क्या क्या कैरेक्टर्स चेंज हमें देखने को मिलते हैं एक मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर? व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल? तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट क्या, बस समझेंगे उन पॉइंट्स को। डिफरेंस तो खैर नहीं दिखेगा, कई कई पॉइंट सेम होंगे एकदम, कुछ पॉइंट अलग अलग होंगे। तो जो मेल होता है उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंड फीमेल जो होती है उसके अंदर हमें क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी? तो मेल जो होता है प्यूबर्टी के दौरान उसके अंदर फास्ट ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इन मेल फास्ट ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो किस वजह से देखने को मिलती है? ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो फास्ट ग्रोथ अकर इन बॉडी, बॉडी के अंदर फास्ट ग्रोथ होती है, और उसका जो कारण होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करवाता है, बॉडी के अंदर फास्ट ग्रोथ करवाता है इन मेल्स। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जितना भी टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है पर प्यूबर्टी से पहले। ठीक है, तो वो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो खत्म हो चुका होता है प्यूबर्टी के आते। तो फीमेल्स में जैसी प्यूबर्टी आएगी, यूं मान लेना फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हो चुका है खत्म, अब कौन सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो फीमेल में जितनी ग्रोथ होनी होती है, जितनी हाइट बढ़नी होती है, जितनी डेवलपमेंट होनी होती है, वो सिर्फ होती है टीनेज से पहले या प्यूबर्टी से पहले। उसके बाद बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती बॉडी की ग्रोथ। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, ग्रोथ जो होती है, जो ग्रोथ होती है फीमेल्स के अंदर, वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू, ग्रोथ स्टॉप ड्यू टू नो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उनके अंदर कोई भी टेस्टोस्टेरोन नहीं रहता। ठीक है, फीमेल के अंदर कोई भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रहता, इस वजह से उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ चुकी है, ये किस चीज के ऑनसेट से पता चलता है? तो फीमेल के अंदर अगर प्यूबर्टी आ चुकी है तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, onset of menstrual cycle in females indicate puberty। अगर फीमेल्स के अंदर ऑनसेट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो क्या इंडिकेट करती है? प्यूबर्टी को इंडिकेट करती है। जब ऑनसेट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको क्या कहा जाता है? तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, इसको लिए एक स्पेशल टर्म दी गई है, इज कॉल्ड मेन आर्च, इज कॉल्ड मेन आर्च। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो उस कंडीशन में उस सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहा जाता है मेन आर्च। क्या कहा जाता है? मेन आर्च। तो अगर सबसे पहली बार आ रही है तो सबसे आखिरी बार भी आती है। ठीक है, तो 45 से 50 की एज में फीमेल्स में
मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन समझेंगे तब पता चलेगा। और उस कंडीशन को कहते हैं मीनोपोज। क्या कहते हैं? मीनोपोज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल का पोज होना और मेंस्ट्रुअल का स्टार्ट होना। मेंस्ट्रुअल का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? मेनआर्च। और मेंस्ट्रुअल का खत्म होना परमानेंटली कहलाता है मीनोपोज। तो ये वर्ड याद रखना है, व्हाट इज मेनआर्च। तो मेनआर्च किसे इंडिकेट करता है? सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंडिकेट करता है मेनआर्च। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि जो साइक्लिक चेंज होता है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर मंथली, उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहते हैं। अब जो मेल होता है उसके अंदर जो गले में एक कार्टिलेज होती है जिसका नाम होता है लैरिंक्स, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, वो लार्ज हो जाता है। तो एनलार्जमेंट हो जाती है किसकी? मेल्स के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स किसे कहा जाता है? हमारे वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? लैरिंग्स कहा जाता है। तो इसकी क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट हो जाती है। तो एनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो जो लड़के होते हैं उनके अंदर क्या दिखेगा? गर्दन पे एक हड्डी सी दिख रही होती है। ठीक है, तो आजकल के लड़कों में तो वो भी गायब हो रही है। तो वो किस लिए दिखती है? कि जो वॉइस बॉक्स है वो क्या हो रहा है? एनलार्ज हो रहा है। ठीक है, और इसको एनलार्ज करने में कौन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है इसको एनलार्ज करने में। तो एनलार्जमेंट हो जाती है किसकी? वॉइस बॉक्स की, जिसकी वजह से जो लड़कों की आवाज होती है वो कैसी होती है? लो पिच वॉइस होती है। तो क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स होगी, विच कज, जिसकी वजह से क्या होगा? विच कज बाय, ये कौन करता है सबसे पहले? विच कज बाय टेस्टोस्टेरोन, जो कज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? जो वॉइस होती है विच रिजल्ट इन लो पिच वॉइस। तो हमारी जो वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है? लो पिच वॉइस हो जाती है। अब पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब होता है तीखापन। ठीक है, पिच का मतलब होता है तीखापन। तो किसकी आवाज ज्यादा तीखी होती है या पतली होती है? ठीक है, या ज्यादा पिच वाली होती है, चुभने वाली जैसी जो आवाज हो? लो पिच वॉइस किसे कहा जाएगा? जो आवाज जिसके अंदर लाउडनेस ज्यादा हो। ठीक है, जो आवाज गूंज ज्यादा सकती है उसे क्या कहेंगे हम? लो पिच वॉइस। तो जिसके अंदर लाउडनेस ज्यादा होगी और जिसके अंदर तीखापन कम होगा तो उस वॉइस को हम क्या कहते हैं? उस वॉइस को लो पिच वॉइस कहते हैं। तो ये जब एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सोचते हैं कि भाई मेल मेल की आवाज तो हाई पिच होनी चाहिए, मेल तो ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। चिल्लाने का मतलब पिच नहीं होता, चिल्लाने का मतलब लाउडनेस होता है। ठीक है, तो वो वर्ड ध्यान रखना है। तो मेल के अंदर जो पिच होती है, तीखापन जो होता है वॉइस के अंदर, वो कम होता है, उसे क्या कहा जाता है? लो पिच वॉइस कहा जाता है। और फीमेल के अंदर जो वॉइस की पिच होती है वो क्या होती है? हाई होती है। तो इस वर्ड को याद रखना। और लाउडनेस जो होती है फीमेल में वो कम होती है। तो कोई एनलार्जमेंट नहीं होता है फीमेल के अंदर, नो एनलार्जमेंट, नो एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स का कोई एनलार्जमेंट नहीं होता, वॉइस बॉक्स का कोई एनलार्जमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से फीमेल की वॉइस जो रहती है रिजल्ट इन हाई पिच वॉइस। तो फीमेल की जो वॉइस रहती है वो कैसी रहती है? हाई पिच वॉइस रहती है, हाई पिच वॉइस रहती है। तो लाउडनेस कम होगी, ठीक है, और तीखापन ज्यादा होगा वॉइस के अंदर, उसे क्या कहा जाएगा? हाई पिच वॉइस कहा जाएगा। तो इसके ऊपर एंट्रेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है वॉइस के ऊपर। ठीक है, मेनार्च पे भी देखने को मिलेगा। ऑनसेट और मेस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? मेनार्च, मीनोपॉज, एक आधे टर्म और लिख देगा। ठीक है, और किसके अंदर वॉइस जो होती है वो हाई पिच होती है या लो पिच होती है? तुम्हें ये पता होना चाहिए। मेल के अंदर हाई पिच लो पिच वॉइस होती है एंड फीमेल के अंदर हाई पिच वॉइस होती है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो या डिफरेंस तो खैर कह नहीं सकते, कुछ कुछ पॉइंट सेम होंगे। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। दो पॉइंट देख ली हमने, मेल के अंदर ग्रोथ होगी। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो होगा इसमें क्या देखने को मिलेगा? जैसे प्यूबर्टी आती है डेवलपमेंट हो जाती है किसकी? डेवलपमेंट हो जाती है ऑयल ग्लैंड की, डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड जो चेहरे पे ऑयल ऑयल आने लग जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑयल ग्लैंड के सिक्रीशन कहते हैं, सीबम कहते हैं ऑयल ग्लैंड के सिक्रीशन को। और ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? ये हर बायोलॉजी के बच्चे को पता होना चाहिए। तो ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सीबीसियस ग्लैंड। ठीक है, तो अगर ऑयल ग्लैंड का तुम्हें नाम नहीं पता तो याद कर लो, क्योंकि ये नाम एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता हमेशा होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? सीबीसियस ग्लैंड एंड पसीने वाली ग्लैंड, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? स्वेट ग्लैंड। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ग्लैंड एंड
स्वेट ग्लैंड, डेवलपमेंट हो जाती है ऑयल ग्लैंड की एंड स्वेट ग्लैंड की डेवलपमेंट हो जाती है। और जो स्वेट ग्लैंड होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है बायोलॉजी में, उसका नाम होता है सुडोरी फेरस ग्लैंड, सुडोरी फेरस ग्लैंड। ठीक है, तो डेवलपमेंट हो जाती है ऑयल ग्लैंड्स की एंड स्वेट ग्लैंड की। ऑयल ग्लैंड्स की वजह से क्या होते हैं, पिंपल। ठीक है भाई, तो ये मेल में भी देखने को मिलते हैं पिंपल्स और फीमेल में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ ऑयल ग्लैंड। होता क्या है, ये फेस है, इस फेस पे ऑयल ग्लैंड ने ऑयल रिलीज करा। ठीक है, ऑयल को क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। अब फेस गंदा आएगा, ठीक है, मतलब डर्ट लगी हुई है बाहर, जो जैसे जाते हैं बाहर जाके डर्ट लगनी है क्योंकि पॉल्यूशन इतना है। यहाँ बैक्टीरिया भैया बैठे हैं और वो अंदर की तरफ घुस रहे हैं, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं चेहरों के ऊपर, स्किन के ऊपर, मतलब जो हमारी जितनी भी स्किन होती है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिन होल्स का इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो खून चूसने के लिए। तो सेम ऐसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन होल्स के थ्रू हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं। अब अंदर से कौन बाहर आ रहा है, ऑयल, और बाहर से कौन अंदर घुस रहा है, बैक्टीरिया। ये दोनों के दोनों आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स करने का मतलब ये ब्लॉक कर देते हैं इस एरिया को। अब इस एरिया को जब ब्लॉक करते हैं तो इस एरिया पे हमें क्या होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद ये बैक्टीरिया इस ऑयल को खाने लग जाता है, तो इस एरिया पे डेवलप कर जाती है पस। ठीक है, अब ये पस जो होती है किसी लेयर के अंदर बंद होती है, फिर हम इसे क्या करते हैं, इसे हम फोड़ते हैं, फिर पस को बाहर निकालते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये पिंपल डेवलपमेंट होती है मेल एंड फीमेल के अंदर। अब आते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर क्या होगा। फीमेल के अंदर भी सेम फिनोमिना देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट हो जाएगी ऑयल ग्लैंड की एंड स्वेट ग्लैंड की। तो डेवलपमेंट हो जाएगी ऑयल ग्लैंड की, डेवलपमेंट हो जाएगी ऑयल ग्लैंड की एंड स्वेट ग्लैंड की इन केस ऑफ फीमेल्स आल्सो। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पिंपल्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रोथ ऑफ पिंपल्स देखने को मिलेंगे बोथ के अंदर। तो ग्रोथ ऑफ पिंपल ऑन फेस, चेस्ट, ठीक है, इन एरियाज पे पिंपल्स देखने को मिलते हैं मोस्टली। तो ग्रोथ ऑफ पिंपल्स देखने को मिलेंगे मोस्टली फेस पे, बाकी चेस्ट पे भी और कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मेल के अंदर जब प्यूबरिटी आएगी तो मेल के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी मसल्स की, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो होंगी वो डेवलप करवाने में कौन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स हार्मोन लेते हैं उनके अंदर मसल्स जो होती है वो बेसिक से एक्सरसाइज करे ना करे वो डेवलप रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि इसका काम ही है मसल्स को डेवलप करवाना हार्मोन का। ठीक है, ये वो प्रोटीन बनवाता है जिसकी वजह से मसल्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो इसलिए वो एक्सरसाइज करे ना करे उनके अंदर मसल डेवलप रहेंगी। ठीक है, अब फीमेल के अंदर कोई मसल की डेवलपमेंट नहीं होती, तो फीमेल की जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ड्यू टू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, फीमेल स्किन जो होती है वो हो जाती है सॉफ्ट। फीमेल स्किन बिकम थिक एंड सॉफ्ट। फीमेल की स्किन जो होती है हो जाती है थिक एंड सॉफ्ट। तो अगर तुम किसी भी फीमेल, आंख बंद कर लो, ठीक है, और आंखों पे पट्टी बांध दो, तुम्हारे सामने दो पर्सन खड़े कर दिए जाएं और तुम्हें उनके हाथ छू के बताना कौन मेल है कौन फीमेल है, तो तुम बहुत इजीली बता सकते हो। क्यों, जब तुम एक मेल की स्किन को छूओगे तुम्हें क्या टोन पता चलेगी, टोन मतलब टाइटनेस फील होगी। ठीक है, और वो सॉफ्टनेस फील नहीं होगी जो फीमेल की स्किन के अंदर होती है। जब एक फीमेल की स्किन छुओगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और जो ठीक है स्किन क्या आएगी, सॉफ्ट एंड ठीक है। तो डिफरेंस छुओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक मेल की स्किन में और एक फीमेल की स्किन में। और ये किस वजह से हो रहा है, हॉर्मोन्स की वजह से। तो मेल के अंदर मसल्स डेवलप कर रही है, फीमेल के अंदर स्किन जो हो रही है वो थिक हो रही है और सॉफ्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जब प्यूबर्टी आती है तो मेल के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा, प्यूबर्टी के दौरान मेल के अंदर देखने को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स। कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स देखने को मिलेगी, ऑन फेस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन फेस एंड पेल्विक एरिया। ठीक है, तो जो कमर से नीचे का एरिया होगा उसे क्या कहा जाएगा, पेल्विक एरिया कहा जाएगा। तो डेवलपमेंट होगी हेयर्स की ऑन फेस एंड पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया की हेयर्स को प्यूबिक हेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ पर हेयर्स देखने को मिलेंगे, ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन रीजन्स और ग्रोइन रीजन्स। ठीक है, तो जो थाइज के बीच में एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रोइन रीजन कहा जाता है।
तो या तो प्यूबिक हेयर कहेंगे या ग्रोइन रीजन कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 नाम से, या पेल्विक एरिया कहेंगे, 3 नाम से एक जगह को बुलाया जाता है। तो कमर से नीचे का एरिया पेल्विक एरिया, ग्रोइन रीजन किसे कहा जाता है, ग्रोइन एरिया किसे कहा जाता है, जो हमारे थाइज के बीच में जो एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रोइन रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रोइन वर्ड अगर बोले तो उससे तुम्हें पता होना चाहिए किस एरिया की बात हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फीमेल के अंदर भी सेम चीज होगी, डेवलपमेंट हो जाएगी हेयर्स की, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स हो जाएगी फीमेल्स के अंदर भी। ऑन पेल्विक, फेस के ऊपर कम होती है फीमेल में, ऑन पेल्विक एरिया या ग्रोइन एरिया। तो फीमेल्स में फेस पे हेयर्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते। जिस फीमेल में फेस के ऊपर भी हेयर डेवलप हो जाते हैं, बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनमें फेस के ऊपर भी हेयर ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अब प्रेजेंट है, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और वो जब तक पूरी तरीके से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फीमेल के अंदर वो कैरेक्टर्स दिखेंगे जो मेल के अंदर होते हैं। तो कुछ कुछ फीमेल्स में ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन, ये हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, इराथ्रो मतलब किसे कहा जाता है, इराथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। और पोइसिस का मतलब होता है बनाना। तो इराथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल के पास ऐसा कुछ होता नहीं, तो फीमेल के अंदर क्या होता है, कोई भी रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन नहीं होती। तो एस्ट्रोजन 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 डज नॉट हेल्प इन, ये हेल्प नहीं करता इन इरेथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता इरेथ्रोपोइसिस और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। क्या ये मेल के अंदर लाइफ टाइम होता रहता है, नहीं। एक टाइम के बाद जब प्यूबर्टी खत्म हो जाती है तो मेल का जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका लेवल डाउन होने लग जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन मेल की बॉडी में भी बनने लग जाता है। तो एक टाइम के बाद मेल का टेस्टोस्टेरोन हो जाता है खत्म और हमारी ग्रोथ हो जाती है स्टॉप, ठीक है। तो एक टाइम के बाद हमारी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्टेड, सारा का सारा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो गेट कन्वर्टेड, मेल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या सिक्रेट होना कम हो जाता है इनटू इनटू एस्ट्रोजन एंड देयरफॉर ग्रोथ स्टॉप, और हमारी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो मेल के अंदर भी लिमिटेड ग्रोथ होती है और फीमेल के अंदर तो लिमिटेड ग्रोथ होती है। प्यूबर्टी के होने से पहले तक जितनी ग्रोथ होनी थी फीमेल में हो जाती है, प्यूबर्टी के बाद फीमेल में कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। एक्सेप्शनल केस सब में पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा एक्सेप्शन पाया नहीं जाएगा। कुछ कुछ फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद भी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसका क्या लॉजिक हो सकता है, उसके अंदर सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है ये हेल्प नहीं करता ग्रोथ के अंदर, ठीक है, ये बात हम देख चुके। और इसकी वजह से फीमेल में क्या हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो हेल्प नहीं करता, नॉट हेल्प इन ग्रोथ, ये ग्रोथ करवाने में हेल्प नहीं करता। इसलिए कोई भी फीमेल अगर मसल डेवलप करना चाहती है तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। एक मेल को इतने एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए एज कम्पेयर टू फीमेल। क्यों, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जब भी हम वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करते हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे अंदर मसल डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। पर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत कम अमाउंट में होता है या होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए फीमेल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी उतनी मसल डेवलप नहीं करवा पाती जितने एक मेल करवा पाते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन नॉट हेल्प इन ग्रोथ, ठीक है। तो ये थे वेरियस डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिटवीन मेल एंड फीमेल। फास्ट ग्रोथ होगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी जिसे मेनार्ज कहेंगे।
वॉइस बॉक्स जो होगा लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से लो पिच वॉइस होगी, और हाई पिच वॉइस होगी फीमेल के केस में। ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड डेवलप कर जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, डेवलपमेंट हो जाएगी मसल की, स्किन हो जाएगी सॉफ्ट एंड थिक। हेयर डेवलप कर जाएंगे फेस पे, पेल्विक एरिया या ग्रोइन एरिया या प्यूबिक एरिया में, सेम देखने को मिलेंगे फीमेल के केस में, पर फेस पे इतने हेयर नहीं देखने को मिलेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होगा आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन आरबीसी फॉर्मेशन में नहीं हेल्प करता। कुछ टाइम के बाद हमारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल का वो हो जाता है कम, और हमारी ग्रोथ हो जाती है स्टॉप, और एस्ट्रोजन जो होता है वो ग्रोथ में हेल्प करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, देन मैं करूँ क्लास एंड। कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक किसी पॉइंट में? हाँ सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और रिदम तो पहले ही गायब हो जाता है क्लास से, बाकी बच्चे चलो है हो तो अभी तक। ठीक है, बाय बाय।